हेलो दोस्तों, तो मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों जल्दी से हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं, क्लास 10th का कल पेपर है और परसों 12th का है, तो 12th वाले भी बच्चे ज़रूर देखें। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन उनके पेपर में भी आ जाए, इंपॉर्टेंट हो कि टॉपिक सेम है हिंदी के। कल क्लास 10 का पेपर है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में से कितना आने वाला है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ध्यान देना है, वो पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में 32 नंबर के दोस्तों ऑब्जेक्टिव आने वाले, आपको पता होगा। जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके अंदर आपको एक शब्द में उत्तर दो, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प चुनो और सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। रिक्त स्थान में बड़ा फायदा मिलेगा आपको कि 2 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसी में से आपको एक फील करना है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है चैप्टर के बारे में, ग्रामर के बारे में, तो आप 2 में से एक ऑप्शन आसानी से टिक कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिक्त स्थान करने के लिए मैं आपको एक बताऊँगा ट्रिक्स, वो करना है। अभी देखते हैं, हम आगे समझते हैं। MCQ में भी 204 ऑप्शन दिए होते हैं। सत्य असत्य में से हाँ या ना, सत्य और असत्य में आंसर देना होता है। बहुत आसान होता है दोस्तों देना। जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को आती है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दो। कई बार बच्चों की तैयारी इतनी होती नहीं है। दोस्तों आप भी जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको इनका बहुत ध्यान रखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। 32 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों। इसके बाद इन सब में से क्या है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। दोस्तों तो ध्यान रखिए, जो पार्ट डी है, जो डी पार्ट है हमारा, मतलब जो इकाई हमारी 8 है दोस्तों, जो इकाई 8 है, इकाई 8 में से दोस्तों आपको 3 नंबर का, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा। दोस्तों 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन में आपको इसमें से क्या आ सकता है दोस्तों, इसमें आपको आएगा संवाद लेखन। अब संवाद क्या होता है दोस्तों, 2 मित्रों के बीच में या 2 दोस्तों के बीच में कोई बातचीत को लिखना है ना। या फिर मैंने बोला कि आपके और आपके पिताजी के बीच में परीक्षा को लेकर संवाद लिखिए। संवाद क्या होता है, जिसे आपने देखा होगा कैसे लिखा होता है पाठ में। मान लो मैंने आपको बोला कि आपको आपके मित्र और आपके बीच में वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखना है। मान लो आप नाम दिया मोहन, आपके दोस्त का नाम मोहन है। मोहन ने आपसे पूछा रमेश तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब बारी आएगी रमेश की, तो यहाँ आप लिखोगे रमेश। रमेश फिर बोलेगा, क्या कहेगा, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये दोनों के एक सेंटेंस हो गए। ऐसे आपको एग्जाम में 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर बनाना है कम से कम दोनों की बातचीत के। जैसे मान लो आगे मोहन पूछेगा तुमने क्या तैयारी कर ली, रमेश बताएगा कि मैंने इतना इतना कर लिया। फिर रमेश पूछेगा मोहन तुमने क्या तैयारी की, वो बताएगा कि मैंने तैयारी की। तो ऐसे आपको पूरा पैसेज जो है इनकी बातचीत को संवाद बोलते हैं, वो लिखना शुरू करना है और इसको 4 सेंटेंस में ख़त्म भी करना है। 4 मोहन के, 4 रमेश के, आप जो चाहे नाम लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा संवाद लेखन करना है। मान लो आपको बोला कि मेरी प्रिय कहानी पे संवाद लेखन करो आप, या फिर आपके पिताजी से संवाद लेखन करो परीक्षा की तैयारी को लेके, या आपकी दादी या आपके बीच में कोई पुरानी बातों को लेकर डिस्कशन चल रहा है तो दादी से आपका संवाद लिखना है। ऐसे किसी भी टॉपिक पे संवाद, जैसे आपने चैप्टर में देखा है कि आपको एक चैप्टर है जहाँ पर परशुराम जी, राम और लक्ष्मण के बीच का संवाद बताया गया है धनुष टूट जाने पे। दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही संवाद वही होता है जहाँ पर पहले एक की लाइन, फिर दूसरे पर्सन की लाइन, फिर वापस से फर्स्ट की लाइन, फिर सेकंड पर्सन की लाइन। तो इस तरीके से संवाद बनता है दोस्तों। बहुत आसान होता है। 3 नंबर बोनस के आपको मिल रहे हैं पेपर में। इसके अलावा जो 4 नंबर का जो प्रश्न आता है दोस्तों, उसमें आपको 4 नंबर में आता है अनुच्छेद लेखन, और इसमें आपको अनुच्छेद आ सकता है दोस्तों, अनुच्छेद लेखन, या फिर इसके और में आपको निबंध भी आ सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा निबंध और अनुच्छेद में इतना अंतर होता है
कि अनुच्छेद के अंदर अपन क्या करते हैं, उस पैराग्राफ को शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चे ऐसे कि हमने निबंध याद करा हुआ है, दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। निबंध में हम रूपरेखा लिखते हैं, रूपरेखा लिखते हैं ना, प्रस्तावना। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, पहले रूपरेखा लिखते हो। रूपरेखा मतलब पॉइंट पॉइंट, जैसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण से बचने के निवारण या प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, है ना, और लास्ट में उपसंहार। तो इसी पॉइंट पॉइंट को जो आप लिखते हो ना, इसी को हम रूपरेखा कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं रूपरेखा के आधार पे हम आगे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही जो आप पॉइंट को लिखते हो ना, पॉइंट याद करते हो, डिस्क्राइब करते हो उसको, तो वो निबंध बन जाता है। लेकिन जब आप इसको पैराग्राफ में लिख दो, मतलब पॉइंट नहीं बनाओ, आप अलग अलग पॉइंट ना लिखते हुए सिर्फ उसको पैराग्राफ में लिख दो, तो वो आपका अनुच्छेद बन जाता है दोस्तों। और अनुच्छेद के बारे में आपको पेपर में लिखा आता है कि 175 वर्ड्स में लिखो या 200 वर्ड्स में लिखो या 150 वर्ड्स में लिखो। तो जो शब्द सीमा दी गई है दोस्तों, आपको उसके अनुसार अनुच्छेद लिखना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा 2.5 पेज का, 3 पेज का ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। 4 नंबर का आएगा। आपको समय और शब्द सीमा दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर आपको समय पे पूरा करना है, पूरे 3 घंटे का समय लेना है आपको, अच्छे से आप पेपर करें, रिवाइज करने का समय भी ले। तो दोस्तों अनुच्छेद लेखन बिल्कुल निबंध जैसे ही होता है। या आपको पूरा एक बार पढ़ के जाना है घर से, टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, प्रदूषण के बारे में, जीवन में खेलों का महत्व आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर पता होना चाहिए, इंटरनेट का महत्व। अगर इन चारों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है आपको दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं। और कोरोना के बारे में सब जानते ही हैं आप, तो उसके बारे में अनुच्छेद लिख सकते हैं हम दोस्तों, ठीक है। शुरुआत में क्या करते हैं अपन कि भाई जो अब टॉपिक मिला है वो क्या है, उसका अर्थ लिखते हैं अपन पैसेज में। उसके बाद वो किस कारण से है, उसके परिणाम, दुष्परिणाम जो भी हो, उसका पैराग्राफ में लिख देंगे, वो अनुच्छेद बन जाएगा। और पॉइंट्स डाल के पहले रूपरेखा बना के फिर लिखेंगे, तो वो आपका निबंध बन जाएगा। तो 4 और 3 7 नंबर ही आपको बोनस के मिल रहे हैं दोस्तों, और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव। 39 नंबर तो आपके ऐसे भी दोस्तों कवर हो ही रहे हैं। 80 में से 39 हो गया, मतलब आपका 50% तो इसी में कवर हो गया लगभग, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो बोनस प्राइज है इसके अंदर इकाई 7 दोस्तों और इकाई 6। ये देखो ध्यान से, मैंने सामने सब इकाई लिख रखी है आपके लिए। पत्र जो है वो 4 नंबर का आता है दोस्तों। अब पत्र जो है वो आपको औपचारिक भी आ सकता है, अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब आप दोस्तों किसी को पता नहीं कि अनौपचारिक या औपचारिक पत्र क्या होता है दोस्तों, तो बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। औपचारिक पत्र वो होते हैं दोस्तों जो हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से विषय डाल के किसी व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो उनका डेजिग्नेशन, जैसे मैंने बोला कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है, तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, आपके स्कूल का नाम, फिर भोपाल मध्य प्रदेश, फिर विषय लिखोगे आप पूरा जो भी विषय क्वेश्चन में दिया होगा। मान लो आपको स्कॉलरशिप के लिए लिखना है, छात्रवृत्ति लिखेंगे आप, शुल्क मुक्ति के लिए लिखना है, शुल्क मुक्ति लिखेंगे, या आपको उसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए हो तो आप विषय में वो लिखेंगे। फिर आप क्या लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करके, सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है या उज्जैन हो गया है, इंदौर हो गया है, मेरा पूरा परिवार उनके साथ जा रहा है, तो मुझे मेरी पढ़ाई अब वहीं के स्कूल में करना होगी, अतः आप, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, पैराग्राफ चेंज, अतः आप मुझे शीघ्र मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। फिर एक लाइन छोड़िए, लिखिए धन्यवाद, दिनांक डालिए, फिर नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, ये लिखते हैं आप दोस्तों। वैसे कि जब कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखते हैं लाउड स्पीकर के लिए, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आप जो स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं उनको पत्र लिखते हैं हम दोस्तों। या फिर मोहल्लों में चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप जो पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखते हैं। तो ये सारे पत्र कैसे होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं दोस्तों, जो आप अपने मित्र को लिखते हैं बधाई संदेश, या मित्र को परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बधाई देना है, उसको वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बधाई देना है, या उससे अपनी भाई या बहन की शादी के लिए बुलाना है, या फिर अपने मित्र को समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टी के लिए आपको साथ में घूमने के लिए बुलाना है, ठीक है दोस्तों। या अपने पिताजी को पत्र लिखना है आपको। तो वो सारे पत्र क्या होते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र दोस्तों। ध्यान रखिएगा, औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं, सेवा में श्रीमान महोदय सब लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीधे लिखिए प्रिय मित्र नमस्ते, कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, फिर जो मुझे अपन पूरा सब लिख देंगे डिटेल में। लास्ट में माता पिता को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को स्नेह, फिर तुम्हारा प्रिय मित्र। पिताजी को लिखना है तो पिताजी कल आपका पत्र प्राप्त हुआ,
मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। मान लो पिताजी को बताना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, तो आप लिखेंगे मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैंने सारा अध्ययन पूरा कर लिया है और मैं पेपर के लिए तैयार हूँ अच्छी तरीके से। वो आपको लिखना है अनौपचारिक पत्र में दोस्तों। तो अगर ये आप 2-3 पत्र ध्यान रखेंगे, एक बार देख लेंगे ना, सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करना है दोस्तों। हिंदी का पेपर है, हिंदी हम सब लिख सकते हैं आसानी से, और फिर भी किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो खास करके मित्र को बधाई पत्र या मित्र को शादी में बुलाने के लिए पत्र, पिताजी को पत्र परीक्षा की तैयारी के लिए, या मनी ऑर्डर के लिए पिताजी को लिख सकते हैं दोस्तों। ये अनौपचारिक पत्र हो गए 4। औपचारिक पत्र में प्रिंसिपल के जो स्कूल में हम पहले से लिखते आ रहे हैं पत्र दोस्तों, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, या फिर आपको उसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र के लिए लिखना है, या शुल्क मुक्ति के लिए लिखना है, वो हो गया। ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक के लिए लिख सकते हैं, मोहल्ले में बड़ी चोरी की समस्या के बारे में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको पत्र आते हैं जो बोनस नंबर है आपके। इसके अलावा इकाई 6 के अंदर दोस्तों ये तो आपका फेवरेट होता है अपठित गद्यांश। इसमें या गद्यांश भी आ सकते हैं, आपको पद्यांश भी आ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपको ऑलरेडी पैराग्राफ दिया होता है, आपको नीचे प्रश्न दिए होते हैं। एक प्रश्न होता है उचित शीर्षक दीजिए, तो आपको पैसेज पढ़ना है ध्यान से, और आपको क्या लगता है कि पैराग्राफ किसके बारे में बता रहा है, तो आपको वो शीर्षक देना है दोस्तों। शीर्षक मतलब हेडिंग, जिसे अपन ने इंग्लिश में सीखा था नोट मेकिंग में हेडिंग डालते हैं, वैसे आपको उचित शीर्षक देना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि या तो उसी में से मिला के दे देंगे, या फिर पूछेंगे इस पैराग्राफ का सारांश बताइए अपने शब्दों में दोस्तों। तो सारांश क्या होता है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शुरू की फर्स्ट लाइन लिखेंगे, बीच की लाइन लिखेंगे, लास्ट लाइन लिखेंगे, बोलेंगे हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। सारांश मतलब आपने पैसेज पढ़ा और उसको आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, उसको सारांश बोलते हैं। शीर्षक सबको मन से लिखना आना चाहिए दोस्तों। शीर्षक क्या होता है, हेडिंग है ना। आपको पैसेज पढ़ के लग रहा है कि पैसेज किसके बारे में है, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी। एक क्वेश्चन बीच में जो दिया रहेगा वो लिखना है, और आपको सारांश पूछेंगे तो उसी को आपको शॉर्ट में करके पैसेज को अपनी लैंग्वेज में लिखना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सारांश मतलब छोटा होता है। कुछ बच्चे लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, तो पैराग्राफ भले 4 लाइन का आया, सारांश बोला तो अपन 10 लाइन का लिख के आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो ये आपकी इकाई 6 हमने पूरी कर ली, इकाई 7 कर ली, इकाई 8 पूरी कर ली दोस्तों। ये नंबर अपने कवर हो गए। इसके बाद 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, ये आपको अगर आप चाहते हैं करना तो ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी आपके हिंदी की किताब में, चाहे वो आपकी कृतिका हो, ठीक है दोस्तों, उसके भी आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है। क्योंकि कृतिका वाला भाग, जो भाग 5 है, इसमें से देखिए 6 ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आते हैं। कृतिका जो भाग 2 है आपका, उसमें से भी आपको 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी राइटर हैं उस चैप्टर में, जो भी लेखक हैं, उन लेखक का जन्म कब हुआ, जन्म किस जगह पर हुआ दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, या जो पाठ है वो किस गद्य की विधा में है। विधा मतलब कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, या कोई लेख है, या जीवनी है, या आत्मकथा है, वो क्या है, या आपको किताब में सब मिल जाएगा दोस्तों। अभी भी टाइम है आपके पास, आप इसको एक बार देख के पेपर में जा सकते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। मैच द पेयर में आ सकता है, आपको 1 वर्ड में आ सकता है, तो ये आप आसानी से वहाँ टिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आपको काव्यखंड और काव्यबोध और गद्यखंड में से भी, गद्यखंड में से 6 ऑब्जेक्टिव, काव्यबोध में से 7 ऑब्जेक्टिव, काव्यखंड में से भी 7 ऑब्जेक्टिव, और भाषा बोध में से 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों। इसमें से ग्रामर के पूरा ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो हम अभी कर लेंगे, जो खास खास होंगे। गद्य की विधा, लेखक परिचय, इनमें से आपको जो आपके पाठ के प्रश्न उत्तर है, ठीक है, आपकी जो दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 2 के अलावा, तो आप उसमें से काव्यखंड और गद्यखंड के दोनों के ऑब्जेक्टिव चैप्टर आपको पता है तो कवर कर लोगे आप। तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, आपने स्कूल में पाठ पढ़ा है, या फिर आपने समरी याद करी है, या आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, तो दोस्तों कुछ तो कर सकते हैं आप। लेकिन अभी भी टाइम है, आप ध्यान से सभी पाठों के जो भी राइटर है, जो लेखक है, या काव्यखंड में जो कवि हैं, उन सब की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, उनका मुख्य रचनाएं कौन सी है, वो ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर दिला सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं इनको डिटेल में। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। चलिए देखते हैं काव्यखंड में से क्या आने वाला है दोस्तों। पहला है पद्य साहित्य का इतिहास। ध्यान रखिएगा, पद्य साहित्य के इतिहास में आपको पता होगा कि हमने से कुछ कालों में बांटा गया है, जिसे उसमें कुछ होता है दोस्तों, पहले आदिकाल, उसके बाद होता है दोस्तों भक्ति काल, फिर होता है रीतिकाल, फिर होता है आधुनिक काल दोस्तों। वीर आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं दोस्तों, वीर गाथा काल। ठीक है, इनके बारे में आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि 2 नंबर का भी प्रश्न इसमें से आ रहे हैं, 2 नंबर के 3 प्रश्न आ रहे हैं,
और 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों। तो ये सारे तो आपको 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। भक्ति काल की 2 विशेषताएं, या आदिकाल की 2 विशेषताएं, रीतिकाल की 2 विशेषताएं अभी हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए वीर गाथा काल में क्या होता है कि इस काल में वीर रस की प्रधानता थी, नाम में दिख रहा है आपको वीर रस की प्रधानता थी। और यहाँ पर जो है वो जो राजाश्री रहते थे वो अपने युद्ध का वर्णन करते थे, युद्ध कौशल का वर्णन करते थे, जो कवि रहते थे वो। ठीक है दोस्तों, तो वीर गाथा काल इनकी प्रमुख रचना का अगर आपको बोले तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और इसके लेखक कवि कौन है, सॉरी कवि कौन है इसके, चंद वरदाई। कौन है, चंद वरदाई। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल की प्रमुख बात यह है कि इस काल में भक्ति भावना की प्रधानता थी। ठीक है दोस्तों, सभी जो कवि थे उन्होंने अपने ईश्वर, अपने प्रभु के लिए गुणगान करा था, चाहे सगुण धारा में हो चाहे निर्गुण धारा में हो। इनके प्रमुख कवि में सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई आते हैं दोस्तों। ये हो गया कंप्लीट। रीतिकाल, रीतिकाल में क्या था दोस्तों कि यहाँ पर जो भी कवि होते थे वो राजाश्रयी होते थे। राजाश्रयी मतलब राजा के दरबार में रहने वाले होते थे, वो अपने राजा की गुणगान में ही प्रशंसा करते थे। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है दोस्तों, श्रृंगार रस। ठीक है, राजा की प्रशंसा करना है तो उनको श्रृंगार दिखाना पड़ेगा, उनकी जो रानियाँ होती थी उनके बारे में अच्छी रचनाएं करना, राजा की प्रशंसा करना, राजा के राजपाट की प्रशंसा करना और राजा से अच्छा इनाम लेना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो आपको एग्जाम में वीर गाथा काल, भक्ति काल या रीतिकाल इन तीनों में से किन्हीं की भी 2 विशेषताएं पेपर में लिखने को आ सकती है। वापस देखिए, वीर गाथा काल में वीर रस की प्रधानता थी, इसमें युद्ध चित्रण, साहस चित्रण ये से होते थे दोस्तों। इसकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी है, चंद वरदाई ने। भक्ति काल, भक्ति भावना की प्रधानता थी, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी जो कवि थे वो अपने आराध्य प्रभु के लिए रचनाएं करते थे दोस्तों, चाहे निर्गुण धारा में हो चाहे सगुण धारा में हो। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जी यहाँ के प्रमुख कवि हैं। आगे रीतिकाल, यहाँ पर कवि होते थे राजाश्री, जैसे राजराशय मतलब राजा के आश्रय में रहने वाले, राजा के साथ में रहने वाले। जैसे राजा के दरबार में कवि होते हैं ना, जो सिर्फ राजा की प्रशंसा में गुणगान करते हैं कि हमारे राजा ऐसे हैं वैसे, और राजा उनको इनाम देते हैं दोस्तों, तो वो रीतिकाल में होता था। यहाँ पे वो राजा के बारे में वर्णन करते थे दोस्तों। दूसरा, रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है, श्रृंगार रस है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। जो मैं बात बता रहा हूँ कॉपी लेके नोट करते चले, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको कल देखने को मिले। रीतिकाल की प्रमुख रस श्रृंगार रस, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं आगे, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। अब इसके अलावा हम बात करें कि हमने कुछ भागों में बांट दिया है इसको, जैसे हम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। लेकिन आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि पेपर हमारा कल ही है, तो हम जितना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखें अगर मैं यहाँ मैं बात करूँ आपकी, तो छायावाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है छायावाद। दूसरा, आपको प्रयोगवाद करना है दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, आपको नई कविता पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनमें से भी आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहली बात कि छायावाद में जो कवि थे उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया था दोस्तों। क्या करा था, प्रकृति का मानवीकरण, मतलब प्रकृति को इंसान के जैसा तुल्य बताया था। जैसे मैंने आपको एक मेरी वीडियो बनाई थी अलंकार की, वहाँ पर हमने मानवीकरण अलंकार पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो दोस्तों तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके अलंकार, काव्य और इसके अलावा रस, इनका पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, जो कल के पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो छायावाद की विशेषता यह है कि यहाँ पे प्रकृति का मानव के साथ समन्वय या मानव के रूप में प्रकृति को बताया गया है। दूसरा, छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ है वो कौन कौन है, पंत, निराला और प्रसाद। पंत, निराला और प्रसाद। पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद दोस्तों। ठीक है, इनको आधार स्तंभ माना जाता है छायावाद का। यहाँ पे अलंकार कौन सा मैंने, मानवीकरण अलंकार है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल एग्जाम में ध्यान रखना है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इसे छायावाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो गए। 2-3 मैंने ज़्यादा ही बता रहा हूँ दोस्तों। प्रयोगवाद में क्या होता है कि नवीन अलंकारों का, नवीन उपमाओं का उपयोग किया गया। प्रयोग करना मतलब कुछ इन्वेंशन करना। तो इस काल में जो भी हमारे राइटर्स थे उन्होंने क्या करा,
नवीन अलंकार, नवीन उपमानों का प्रयोग करा, पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर बौद्धिकता की प्रधानता थी। बौद्धिकता मतलब दिमागों का उपयोग करा दोस्तों, उन्होंने जो भी रचना करी उसमें उन्होंने दिमाग लगाया। तो प्रयोगवाद में अगर मैं आपको बोलूँ तो अज्ञेय जी का भी नाम यहाँ पर आ सकता है दोस्तों, अज्ञेय जी का। ठीक है, प्रयोगवाद के अगर जनक पूछे तो आप अज्ञेय जी लिख सकते हैं। उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय दोस्तों। आइए हम आगे पढ़ते हैं नई कविता। जैसे नाम दिख रहा है, प्रयोगवाद के बाद नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता क्या है, जहाँ पर हमने वही जो प्रयोगवाद में किया वही कि नई बौद्धिकता का विकास करा, है ना, यथार्थवाद का वर्णन करा दोस्तों, नवीन उपमाओं का उपयोग करा। तो वही हमने क्या करा है, नई कविता में करा है दोस्तों। इनको सिर्फ आपको एक बार पढ़ के अब चले जाएंगे आप तो पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, दो पॉइंट ही आपको अच्छे से याद करना है। इस काल के प्रमुख जो भी लेखक है, कवि है, उनके नाम याद रखना है आपको, ताकि एग्जाम में आप इसमें एक नंबर भी ना छोड़े दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा 17 नंबर का कवर हो गया है। बस एक 4 नंबर का क्वेश्चन बचा है जो आपको आपके पाठ में से पूछा जाएगा। कवि परिचय दोस्तों, 4 नंबर का कवि परिचय आएगा जिसमें आपको कवि के बारे में दिया होगा दोस्तों। जैसे सूरदास, तुलसीदास जी, इनके बारे में आपको पूरा व्याख्या दिया हो सकता है। या फिर कवि परिचय के अलावा आपको 4 नंबर में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने की चांस है वो आएगा दोस्तों आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की 4 नंबर में। देखिए आपको ऑलरेडी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जिसे मान लो आपका फर्स्ट चैप्टर है उद्धव वाला, जिसमें आपने सूरदास जी के पद लिखे हुए हैं, आपको उसकी कोई भी 4 या 6 लाइन आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, संदर्भ क्या होता है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है वो अपनी पाठ्य पुस्तक, क्षितिज भाग 2 नाम है आपका, इस बुक का नाम क्या है, क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। तो क्षितिज भाग 2 का पाठ कौन सा है, तो पाठ है पद, सूर्य के पद से लिया गया है ना, और उसके कवि कौन है, सूरदास जी है। तो ये बन गया आपका संदर्भ, मतलब कौन सी बुक के कौन से पाठ से लिया गया है और उसके कवि कौन है, ये आपका बन गया संदर्भ दोस्तों। प्रसंग क्या होता है कि जो आपको 5-6 लाइन जो पद्यांश की दी हुई है दोस्तों, उसका केंद्रीय भाव क्या, मतलब उस पूरे पद्यांश में कवि क्या बताना चाहता है, वो होता है हमारा प्रसंग। ये 1-2 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरा होता है व्याख्या। आपको जो पूरा दोहा लिखा है या पूरा श्लोक लिखा है, जो भी लिखा है पद्यांश, उसको आपको अपने शब्दों में हिंदी में व्याख्या करना है दोस्तों। तो ये 4 नंबर का आता है दोस्तों। वो कवि परिचय के बारे में बता दूं, हो सकता है आपको सूरदास जी के बारे में काव्य परिचय पूछ ले, काव्यगत विशेषताएं, तो ध्यान रखिएगा सूरदास जी की प्रमुख भाषा कौन सी है दोस्तों, ब्रज। दूसरा, सूरदास जी जो है वात्सल्य से सम्राट हैं, इन्होंने वात्सल्य से कोना कोना छान रखा है। सूरदास जी जो है वो कृष्ण जी के परम भक्त हैं और कृष्ण भगवान की उन्होंने भक्ति सखा भाव से की है। कौन से भाव से दोस्तों, सखा भाव। एक और ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है, सूरदास जी का जन्म ध्यान रखना 1478 1478 में हुआ था, 1478 में हुआ था, और वो जन्मांध थे दोस्तों। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की बात करूँ तो उनकी प्रमुख भाषा अवधी थी, लेकिन उन्होंने साथ में ब्रज का भी उपयोग किया कहीं कहीं। उनका रामचरितमानस नामक महाकाव्य ने उन्हें पूरा वर्ल्ड फेमस बना दिया, मतलब विश्वविख्यात बना दिया दोस्तों। वो लोक हितकारी कवि है, लोक मंगलकारी कवि है। उन्होंने हमेशा रचना अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए की है दोस्तों। और रामायण नाम जो रामचरितमानस है, उनका महाकाव्य पूरे विश्व में विख्यात है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी नए नए अलंकारों का उपयोग किया है ताकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएँ। और इनकी भक्ति कौन से भाव की थी, तो दास्य भाव की थी दोस्तों, दास्य भाव। ध्यान रखिएगा, सूरदास की भक्ति सखा भाव की, तुलसीदास जी की दास्य भाव की। ठीक है, ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आपको पेपर में बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको अगर पंत जी के बारे में आता है, निराला जी के बारे में आता है, ध्यान रखिएगा ये दोनों छायावाद के कवि है, दोनों प्रकृति प्रेमी कवि हैं और दोनों को छायावाद का स्तंभ के रूप में माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सब ने मानवीकरण अलंकार का उपयोग अधिक से अधिक किया दोस्तों। कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ये आप अगर अच्छे से करते हैं तो ये आप आराम से 17 नंबर इजीली ला सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए, हम 17 नंबर भी कर चुके हैं, इसके अलावा नीचे के सेक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे काव्य बोध की, जिसमें से 14 नंबर का हमको आने वाला है दोस्तों। देखिए काव्य की परिभाषा, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ आपको दोस्तों, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, उसमें मैंने काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य के सारे प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके महत्व, उनके बीच का अंतर मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। एक वीडियो डाली यूट्यूब पे, आप जरूर देखिएगा। रस और अलंकार के लिए भी मैंने यूट्यूब पे एक बहुत ही सुंदर वीडियो डाली है,
आपको इन तीनों वीडियो में, पहली वीडियो में काव्य, दूसरे में रस, तीसरे में अलंकार का डिटेल में वर्णन मिल जाएगा कि एग्जाम में कौन कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रस पेपर में कल आ सकते हैं, कौन कौन से काव्य पूछ सकते हैं, किस में अंतर आ सकता है, किस में अंतर नहीं आ सकता है, वो सारी मैंने डाल रखी। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और कॉपी पेन लेकर उसे नोट कर ले। हो सकता है पेपर में आपको उनमें से ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों। अब जल्दी से समय ना गवाते हुए मैं आपको थोड़ा छंद बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जल्दी से हम बिना टाइम खराब किए छंद के बारे में देख लेते हैं ताकि आपका काव्य बहुत पूरा हो जाए। छंद क्या होते हैं दोस्तों? जैसे हमने पढ़ा था कि काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में आनंद की अनुभूति से रस कहते हैं, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को या अव्यय को हम क्या कहते हैं बेटा? अलंकार। लेकिन काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों? धर्म की बात आएगी तो छंद लिखना है आपको। क्या लिखना है दोस्तों? छंद। ठीक है, ये इसलिए बच्चे कई बार अलंकार लिख के आ जाते हैं, तो गलती ना करना, छंद होता है। छंद की एक और परिभाषा होती है कि जहाँ पे लय, तुक है ना, लय, तुक, यति, इन सब के द्वारा जोड़ी गई, क्रमबद्ध की गई रचना को हम छंद कहते हैं दोस्तों। इनकी परिभाषा मैं लिखा चुका हूँ, पहले आपको बता चुका हूँ क्लास में भी और वीडियोज़ में भी। और जो नए बच्चे हैं वो अब के टाइम बहुत हो चुका है दोस्तों, तो वो आप अपनी परीक्षा बोध, किताब, गाइड, वहाँ से छंद की परिभाषा जरूर देखिएगा, पेपर में आ सकती है। छंद के अगर मैं आपको दो प्रकार बताऊँ, दो होते दोस्तों, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद जो होता है उसमें वर्णों की गिनती होती है, और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। ठीक है, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है दोस्तों। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको हो सकता है आ जाए कि छंद की परिभाषा बताइए, छंद के दो भेद बताइए, प्रकार बताइए, तो ध्यान रखिएगा आपको लिखना है वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद के अंदर भी हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक है दोहा दोस्तों और एक चौपाई। ये दोनों आपको कल पेपर में आ सकते हैं। देखिए दोहा क्या होता है दोस्तों? तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, दोहा रिक्त स्थान छंद है तो अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा जो होता है वो सोरठा का उल्टा होता है दोस्तों, सोरठा का उल्टा। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। फिर सुनिए दोस्तों, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारा दोहा। इसका अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आपने अगर हनुमान चालीसा सुनी होगी तो उसमें है आपको श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। ये जो है ये आपका एक दोहा है दोस्तों। ये आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके लिए। अब मैं चौपाई की बात करूँ तो इसमें भी 4 चरण होते हैं दोस्तों। ये एक सममात्रिक छंद है दोस्तों। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद, और इसमें 16 मात्राएं होती। कितनी होती है दोस्तों? 16। जैसे इसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11। वैसे चौपाई के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं दोस्तों, तो चारों में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चौपाई का उदाहरण लिखना है तो रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो उदाहरण है हमारा चौपाई का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो है वो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। ठीक है, ये हनुमान चालीसा का में जो दोहा है वो है। और चौपाई में आपको लिखना है क्या? अभी जो मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये दोनों दोहे जो मैं आपको बताए हैं ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है और आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये चौपाई है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कुल कितनी होगी दोस्तों? 24-24 मात्राएं हो जाती है इसमें। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद दोस्तों, अर्ध सममात्रिक, और चौपाई जो है वो है सममात्रिक छंद। 4 चरण होते हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, इसमें लिखना है रघुवर वाली, और यहाँ पे आपको लिखना है श्री गुरु चरण। ठीक है दोस्तों, तो आपको उदाहरण है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों ये हमारा काव्य बहुत पूरा हो गया 14 नंबर का। अब जल्दी से हम बिना टाइम गवाए आते हैं हमारे गद्य खंड पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में हमारे लिए। तो बिना
समय गवाया लिखना पड़ रहा है दोस्तों। आप चाहें तो इस वीडियो को वापस से पीछे करके देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके उसमें जो भी आपको लग रहा है पॉइंट को नोट करते चलें, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और पेपर में आएगा, क्योंकि 12th वालों का जैसे इंग्लिश का पेपर आया है, हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही के वही आपको सेम पेपर में देखने को मिले। गद्य खंड की बात करूँ तो गद्य की विधाएं आती है दोस्तों। आपको गद्य की विधा दोस्तों आपको पता होगा, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, ये सब होती है। इसके बारे में आप देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर आपको पेपर में आ सकता है। कहानी और उपन्यास में अंतर, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी जो है उसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता दोस्तों। भी किसी एक कहानी का नाम लिख देना, किसी एक उपन्यास का नाम लिख देना, ये आपका देखो इसमें देखिए ध्यान से आप देखे जाए तो सिर्फ 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसमें भी 2 पॉइंट ही पूछेंगे आपसे। क्या पूछेंगे? सिर्फ दोस्तों 2 पॉइंट ही पूछेंगे, 2 याद करना है आपको। तो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो जीवनी स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, सॉरी जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, दूसरे के जीवन पे लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी में जो लेखक होता है वो दूसरे के गुण दोष दिखाता है, आत्मकथा में स्वयं के गुण दोषों के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए, आपको 2 लिख के आना है पेपर में। चाहे तो आप इनको उदाहरण याद करके रखिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी लिखने के लिए। इसके बाद आपको आता है रेखा चित्र और संस्मरण में डिफरेंस। तो रेखा चित्र में चित्रों की सहायता लेते हैं, संस्मरण में कल्पना की सहायता लेते हैं, चित्रों की सहायता नहीं लेते। तो रेखा चित्र जो होता है उसका उद्देश्य सामान्य होता है, बिल्कुल सामान्य उद्देश्य होता है, लेकिन जो संस्मरण होता है वो हम कहीं जाते हैं, हमारे विचार होते हैं जो हमने सोच के रखे हैं, उनको लिखते हैं, संस्मरण होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको ऑलरेडी एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत वाला, वह रेखा चित्र ही है दोस्तों। ठीक है, उनके बारे में बताया, व्यक्ति कोई वो विशेष इंसान नहीं है तो उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और महादेव वर्मा का संस्मरण भी है आपको एक, तो ध्यान रखिएगा, वो आपको याद आएगा पेपर में। इसके अलावा अगर आप देखें नाटक और एकांकी में अंतर आता है दोस्तों। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही दृश्य काव्य के अंतर आते हैं, ध्यान रखना। काव्य की जब वीडियो देखोगे तो आपको दोनों के बारे में पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा नाटक का क्षेत्रफल या बड़ा होता है और एकांकी का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पॉइंट इसमें हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लेखक परिचय इसमें जो आ सकते हैं वो आपको चैप्टर की आएंगे, आपके जो आपके सिलेबस में होंगे दोस्तों। तो आप आपके सिलेबस के आपको सारे पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये तो राम वृक्ष बेनीपुरी का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। आपको मनु भंडारी का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो द्विवेदी जी का भी आपको आ सकता है दोस्तों। तो ये 3 आप ज़रूर से इनकी विशेषता पढ़ के जाइएगा कि इनकी भाषा कौन सी है, इनकी रचना कौन सी है और इन्होंने किस भाषा में लिखा है दोस्तों। तो ये हमारा जो है 2 नंबर और 1 ऑब्जेक्टिव तो होगा दोस्तों। 4 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर भी गद्यांश की व्याख्या करने को आएगी। जैसे काव्य खंड में आपको पद्यांश आएंगे, वैसे यहाँ पर आपको एक गद्यांश आएगा। मतलब आपको आपकी बुक का ही कोई भी चैप्टर, मान लो नेताजी वाला चैप्टर है, नेताजी का चश्मा चैप्टर, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आ सकता है। आपको एक पैराग्राफ कहीं से भी, एक पैसेज कहीं से भी पूरे चैप्टर में से उठा के दे दिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि आपको ये चैप्टर पहचानना है। संदर्भ मैंने बताया क्या होता है, पाठ तो आपकी पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये आपका संदर्भ हो जाता है। प्रसंग कि भैया आपको जो पैसेज दिया है उसका शॉर्ट क्या है। जैसे मान लो नेताजी वाले चैप्टर में आपको पूरा नेताजी की मूर्ति के बारे में बताया कि संगमरमर की है, इसमें ऐसा है, ये जो भी चीज़ें दी है, तो आप क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नेताजी की मूर्ति की व्याख्या की, बस ये प्रसंग हो गया आपका। और व्याख्या में जो उन्होंने वर्ड टू वर्ड लिखा है वो नहीं छापना है। बच्चे क्या करते हैं, वैसा के वैसा ही छाप देते हैं। आपको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है दोस्तों, उसको पढ़ना है और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना है कि उस पैसेज में क्या बताना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर आपके यहाँ पर कवर हो सकते हैं। सिर्फ आपको चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, लेखक का नाम ध्यान रखना है। चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्कूल में या कहीं भी नहीं पढ़ा हो, एक काम जरूर कीजिएगा, बुक के सिर्फ चैप्टर को देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि कौन सा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं हमारे भाषा बोध, जो लास्ट खंड बचा है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। भाषा बोध 11 नंबर का आने वाला दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों निपात शब्द, ध्यान रखिएगा। निपात शब्द क्या होता है दोस्तों, तो निपात शब्द वो शब्द होते हैं जहाँ पर हम किसी वाक्य में भावनाओं को प्रकट करने के लिए या जोड़ देने के लिए, भावनाओं को जोड़ देने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं दोस्तों। इसकी परिभाषा आपको 2 नंबर में लिखने को आ सकती है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका उपयोग भाव को या काव्य की भावनाओं को प्रकट करने के लिए या काव्य की भावनाओं पर जोर देने के लिए
उपयोग करते हैं निपात शब्द कहलाते हैं, जैसे भी, किंतु, है ना, फिर भी। तो ये चीज़ें क्या है, सारे निपात शब्द दोस्तों। वाच्य क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वाच्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है अकृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अकृतवाच्य में कर्ता या तो प्रधान नहीं होता है, कर्ता का लोप होता है। और इसके अंदर दो होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिसे मैंने बोला बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसमें बच्चों के बारे में लिखा है, मतलब ये कर्ता हो गया, तो ये कृतवाच्य हो गया। एग्जाम में आपको बोला है कि इस कृतवाच्य को आपको चेंज करना है कर्मवाच्य में, तो ध्यान रखिएगा जब भी कर्मवाच्य में चेंज करना हो तो आपको से लगाना पड़ता है, या फिर आप लगाएंगे के द्वारा, दोनों में से आप कुछ भी लगा के चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा खेला जा रहा है। सिंपल वाक्य दिया है, से या के द्वारा लगाने से ये बन जाता है कर्मवाच्य दोस्तों, कि इसमें कर्म प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कर्म प्रधान, तो कर्मवाच्य बन जाता है। और जिस वाक्य में भावना की प्रधानता होती है, जिससे मैंने बोला मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है क्या है, भावना की प्रधानता है। मुझसे नहीं खेला जा रहा है, वहाँ पे क्या है, भावना की प्रधानता है दोस्तों। यहाँ पर के द्वारा मतलब कर्म की प्रधानता, सिंपल सेंटेंस लिखा हो जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो, वह कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोस्तों। क्रिया आप सबको पता है, जब भी कोई काम आप करते हैं तो हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। इसमें वो क्रिया विशेषण भी आता है पेपर में। क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो कहलाते हैं विशेषण, और ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। जैसे मैंने बोला धीरे धीरे भागो, भागना हो गया हमारा क्या, क्रिया, और धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। मैंने बोला मोहन बहुत तेज भागता है, तो मोहन कैसे भागता है, बहुत तेज, तो जो तेज भागना तो होगी क्रिया, वो तेज भागना हो गया क्रिया विशेषण। पर मैंने बोला मोहन सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण, क्योंकि वो नाउन या संज्ञा सर्वनाम मोहन की विशेषता बता रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे लिए समुच्चय बोधक शब्द दोस्तों। ये वो होते हैं जहाँ पे और, किंतु, लेकिन ऐसे शब्द लगाकर दो अलग अलग वाक्यों को या दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा जाता है दोस्तों, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति, ध्यान रखिएगा, इनका आपको अंतर भी पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आपको कोई लाइन दी बोले इनको मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए अर्थ बता के। तो देखिए मुहावरे क्या होते हैं, तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य का हिस्सा, और लोकोक्ति जो होती है संपूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, मुहावरों के अंत में प्रायः न होता है, लोकोक्ति के अंत में प्रायः न नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मुहावरे का उदाहरण आप लिखना चाहते हैं, आग में घी डालना, है ना, 9 2 11 होना। और अगर आप लोकोक्ति लिखना चाहते हैं तो आप लिखे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ये जो होते हैं लोकोक्तियाँ होती दोस्तों। 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट आपको लिखना है। या फिर आपसे बोलेंगे कि कोई मुहावरे दिए हैं आपको, जैसे मैंने बोला आग में घी डालना, इसका आपको अर्थ बता के वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अर्थ क्या होगा दोस्तों, आग में घी डालने का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि आप किसी को उकसा रहे हैं कोई काम करने के लिए, है ना, परेशानी में आप और बढ़ा रहे हैं परेशानी को, तो बोलते हैं आग में घी डालना, ठीक है, उसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन दोस्तों, इनका भी पेपर में आपको अंतर आ सकता है। विज्ञापन लेखन क्या होता है दोस्तों, जब हम चित्रों की सहायता से या डायग्राम की सहायता से कोई जो सूचना है दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। और सूचना क्या होता है दोस्तों, किसी विशिष्ट पर्सन को या किसी विशिष्ट इंसान को या विशिष्ट समुदाय तक कोई बात को पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। विज्ञापन में चित्रों की सहायता लेते हैं, सूचना लेखन में चित्रों की सहायता नहीं लेते हैं दोस्तों। विज्ञापन मतलब किसी विशेष स्थान, विशेष पर्सन को देना, और सूचना जो होती है वो भी समुदाय को दी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विज्ञापन जो है नॉर्मली से मैंने बोला कि विज्ञापन क्या है, मुझे वस्तु की बिक्री करना है, मुझे वस्तुओं को बेचना है। देखा आप देखेंगे आपके घर पे पेम्पलेट्स आते हैं चीज़ों को बेचने के लिए, मान लो हेलमेट बेचना है, पेन बेचना है, पेंसिल बेचना है, तो विज्ञापन आते हैं दोस्तों। विज्ञापन बनाते भी अपन, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पोस्टर बनाना, कुछ सेल करने के लिए, एडवर्टीजमेंट बनाना, विज्ञापन करना, है ना, घर बेचने के लिए, बिल्डिंग बेचने के लिए, तो इसे विज्ञापन होते हैं। सूचना क्या होती है दोस्तों, किसी तक कोई संदेश पहुँचाना, सूचना होती है दोस्तों। जैसे मान लो कोई इंसान ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया तो अपन सूचना लिखते हैं,
या स्कूल में प्रिंसिपल जैसे सूचना नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि सभी छात्रों को सूचित किया जाए कि ये काम होने वाला है स्कूल में। सूचना लेखन जो होता है दोस्तों, उसका एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, उसी तरीके से सूचना लेखन लिख सकते हैं। और विज्ञापन लेखन का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपनी कला के हिसाब से अपने दिमाग के अकॉर्डिंग विज्ञापन लेखन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में कोई टॉपिक दे दे तो बोले कि इस पर विज्ञापन बनाओ। जैसे मान लो मैंने बोला कि मार्केट में एक नई पेंसिल आई है और आपको उस पेंसिल का विज्ञापन बनाना है, तो क्या करोगे आप एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे दोस्तों विज्ञापन के लिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पेंसिल बनाएंगे अपने हिसाब से दोस्तों। अब जल्दी में अपन बना रहे हैं पेंसिल, आप इसको अपने हिसाब से पेंसिल बना लेना, जो भी आप बना पाएँ, ठीक है। इसमें आपको पेंसिल बनाना है। यहाँ आप पेंसिल का नाम लिखेंगे कोई भी, जैसे आपने मान लो लिख दिया मोहन पेंसिल या सोहन पेंसिल या अप्सरा डार्क, जैसे कोई वो नाम लिखना है जो पेपर में अगर दिया हो तो आपको वो लिखना है, वरना आप नाम लिखेंगे बड़ा अक्षर में। या डायलॉग, आपको जो भी डायलॉग्स आते हैं, मतलब जो भी पेपर में होता है जो कस्टमर पढ़ के अट्रैक्ट हो जाए, तो इससे कोई आपको लाइन्स लिखना है यहाँ पर, है ना, कि हमेशा चलती जाए, लंबे समय तक साथ निभाए, है ना। एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग से बोलते हैं ना डोम्स में, ये अप्सरा में एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग। वैसे यहाँ बोलिए हमारी पेंसिल यूज़ कीजिए और अधिकतर नंबर लाइए, तो ऐसा आपको सिंबल बनाना है। या लिख दीजिए आप कीमत मात्र 5 रुपये या कीमत मात्र 10 रुपये, जो भी वो लिख दीजिए। यहाँ लिखिए आप आकर्षक छूट, ऐसा कुछ भी आप ऐसा करके एक अच्छा सा विज्ञापन बना सकते हैं पेपर में आए तो, ठीक है दोस्तों। समास क्या होता है दोस्तों, समास अपने को पता है, जब भी दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, कोई सार्थक शब्द बनता है, समास कहते हैं उसको, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास पहला, है ना, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे कारक का बोध होता है। कारक मतलब का, के, की, के, से, के द्वारा, पर, ठीक है, में, जहाँ पर इनका बोध होता है वो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। जैसे राजमहल तो राजा का महल, रसोई घर तो रसोई के लिए घर, ठीक है, वो होता है तत्पुरुष समास दोस्तों। इसके बाद होता है हमारा द्विगु समास। ध्यान रखिएगा, द्विगु, द्वि मतलब दो होता है बेटा, ऐसा हम लिखते हैं द्विगु। द्वि मतलब होता है दो दोस्तों, जहाँ भी पहले पद में संख्या होती है, क्या होती है पहले पद में संख्या, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, नवरात्रि, दोपहर, पंचतंत्र, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद ही जो है प्रधान नहीं होते, वो तीसरे पद की बात करते हैं। जैसे लंबोदर तो लंबा है उधर, जिसका मतलब गणेश जी, ठीक है। दशानंद, दश है आनंद, जिसके मतलब जो है रावण, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं, तीसरे पद की बात करते हैं। फिर कर्मधारय समास, कर्मधारय में कर्म प्रधान मतलब पहला पद होता है विशेषण, जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, कमल कैसे है, नीले, है ना। पीताम्बर, नहीं पीताम्बर से उसमें जगह बहुब्रीहि में आ जाएगा, पर अपन और दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले कर्मधारय समास का, जहाँ पर पहला पद दूसरे की विशेषता, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर पहला पद दूसरे की विशेषता बताएगा वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों, जहाँ दोनों पद बराबर होते हैं और बीच में और का लोप होता है। जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है दोस्तों। और अव्यय भाव समास क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर यथा कोई अव्यय लगा हो, मतलब यथा या फिर आ या प्रति या फिर और कोई भी, जैसे यथा में आपने जोड़ा विधि, यथा विधि हो गया, यथा शक्ति हो गया, आ जन्म हो गया, प्रतिदिन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे सारे हैं अव्यय भाव समास, ठीक है। तो मैंने आपको 6 समास के बारे में बता दिया है। अगर एग्जाम में इनका डिफरेंस भी लिखने को आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो मैंने बोला द्विगु समास और द्वंद्व समास में डिफरेंस बताना है, तो द्विगु समास में संख्या होती है पहले पद में, द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं। द्विगु समास में जो है वो और का बोध नहीं होता है, द्वंद्व समास में और का बोध होता है दोस्तों। फिर द्विगु समास का उदाहरण है पंचतंत्र, मतलब 5 तंत्रों का समूह। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम माता पिता, मतलब माता और पिता, ये हो गया दोस्तों। मान लो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर है, तो बहुब्रीहि में दोनों पद जो है प्रधान नहीं होते, तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। और कर्मधारय में पहला पद होता है विशेषण, जो दूसरे की विशेषता बताता है दोस्तों। इसके बाद अगर बोलूँ बहुब्रीहि समास, तो इसमें उदाहरण के लेंगे आप दशानंद, लंबोदर। कर्मधारय में नीलकमल, है ना, या कमल नयन, ऐसे कोई भी जो आप
पहला दूसरे की विशेषता बताया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, पेपर में बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, इसमें ये नंबर आपको मिल जाएंगे। और लास्ट है कृतिका भाग 2 के प्रश्न उत्तर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कृतिका आपकी बुक नंबर 2 है, जिसमें से आपको 6 नंबर के तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने वाले दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट अगर आपने पढ़ा है तो इसके ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। राइटर के नाम ध्यान रखिएगा, इसके भी जो राइटर हैं, कौन कौन सी गद्य की विधाओं में लिखा है, इनके नाम क्या क्या हैं, जन्म कहाँ पे हुआ है, इनकी भाषा कौन सी है और इनकी रचना है। तो ये 6 नंबर आप आसानी से स्कोर कर लेंगे। पार्ट भी आपने पढ़ा हुआ है, ये 6 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे दोस्तों। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है यशोधर बाबू में से, या फिर कोई सा भी होता है आपको जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, कोई भी एक ईजी सा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो ये हमारा पूरा 80 नंबर का पेपर हो गया है हिंदी का। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सुबह एज सून एज पॉसिबल होगा तो एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। और आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऑल द बेस्ट, कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए दोस्तों। पेपर पूरा लिखिएगा और ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा चैनल है इंदौर की पाठशाला दोस्तों, आपका अपना चैनल। और बाकी सारे चैनल पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो हम आपको आगे सारे सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा ही पूरा एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर उसका निचोड़ पूरा होगा दोस्तों। तैयार रहिए 80 में से 80 नंबर लाने के लिए कल के पेपर में। ऑल द बेस्ट दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।